हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पर क्लास 12th की अर्थशास्त्र की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक को शुरू करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी ये पहली वीडियो है पहले चैप्टर की। तो अब आप शुरू करेंगे और देखेंगे आगे हम सारी जो है इसके आने वाली वीडियो देखेंगे क्लास 12th की। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं किस बुक से कराने वाला हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुक है जो है क्लास 12th की समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। और इसी बुक के माध्यम से, और ये बुक जो है संदीप गर्ग जी की है। तो यहाँ पर ये संदीप गर्ग जी की जो है बुक, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ फ्री में। तो यहाँ पर मैं आपको जो है रेगुलर डेली वीडियो मिलेंगी आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर क्या है इस बुक का। तो देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला चैप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी आय का चक्रीय प्रवाह जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो होगी इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। स्पेशल ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लेकिन आप जो है अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तब भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको जो है इंग्लिश में यहाँ पर मीनिंग के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको इंग्लिश में भी समझ आएगी, हिंदी में भी समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो अध्याय का नाम है, पहला अध्याय है जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी आय किस प्रकार से चक्र में प्रवाह करती है, और जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी सर्कुलर फ्लो इनकम का। तो ये हमारी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है, यानी अर्थशास्त्र है। बुक है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स की, अभी मैं वीडियो ला रहा हूँ, बाद में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाऊंगा। अभी समष्टि अर्थशास्त्र की है, बाद में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में हमारे सामने क्या आता है। पहला जो है 1.1 प्रस्तावना में जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है मैं आपको जो है यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या बताया गया है कि यहाँ पर मानव जो होता है, मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं आवर्ती होती हैं और असीमित होती हैं। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन ये जो प्रस्तावना में इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है पहले चैप्टर में, कि जो मानव है, मानव की जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और साथ साथ उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। तो मानव की जनसंख्या की बढ़ने के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, संसाधन सीमित हो रहे हैं और संसाधनों की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असीमित और आवर्ती आवश्यकताओं ने क्या किया है, उत्पादन प्रक्रिया को सतत बना दिया है। दोस्तों चलिए समझते हैं इसको, कि देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, इस अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11th का पहले ही पूरी सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। पूरा कोर्स आपको फुल कोर्स इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा 11th क्लास का। अब ये 12th क्लास का मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मानव है, यहाँ पर मानव है, यहाँ पर क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मानवों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है, संसाधन, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। लेकिन यहाँ पर मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, समय के साथ मानव की जनसंख्या बढ़ रही है और इनकी आवश्यकताएं असीमित हो रही हैं, यानी इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो असीमित आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन्होंने क्या किया है, इसे जो उत्पादन प्रक्रिया है, हम कैसे इनकी आवश्यकता को पूरा करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया से संसाधनों का उत्पादन करने के बाद हम इनकी जो है आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर उत्पादन जो है प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया, तो हम यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इस उत्पादन प्रक्रिया को क्या होना पड़ेगा, सतत होना पड़ेगा। सतत मतलब
कि यहाँ पर निरंतर चलने वाली सतत बना दिया है। मतलब जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर चलती रहे, सतत हो। तो ये कहने का मतलब है इसमें, यहाँ पर जो है प्रस्तावना में है। अब देखते हैं, अब दोस्तों देखते हैं जो मेन पॉइंट आता है आय के चक्रीय प्रवाह, यानी जो आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या होता है। जब आय का चक्रीय प्रवाह आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं हम आय का चक्रीय प्रवाह। तो चलिए देखते हैं, आपको इस तरीके से समझा दूंगा मैं कि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो देखते रहिए वीडियो और समझते हैं। देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या होता है। इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से, देखिए ध्यान से सुनिए, कि इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, उत्पादन के साधनों के बीच इसका वितरण और अंततः फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ इसके प्रवाह के चक्र से है। ठीक है, फर्म की तरफ प्रवाह के चक्र से। दोस्तों ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, यानी इसको तो समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसको जो है एक सरल भाषा में, ये वाकई में कहना क्या चाहता है। जब आप अपनी जो है समझ जाएंगे इसको, तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द समझने होंगे, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे अभिप्राय, किससे अभिप्राय, आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, आय का चक्रीय प्रवाह देख रहे हैं। तो इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया के आय के उत्पादन, यानी इसमें क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया होती है। तो हम लिख लेते हैं उत्पादन प्रक्रिया। तो प्रक्रिया हो गई यहाँ पे, उत्पादन प्रक्रिया जो है हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो है एक उत्पादन प्रक्रिया, ठीक हमने लिख लिया। कह रहा है इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से, जो उत्पादन प्रक्रिया है उससे आय के सृजन, यानी आय का सृजन होगा। क्या होगा, आय सृजन, आय का सृजन, आय का सृजन होगा। और उत्पादन के साधनों के बीच इसका वितरण। उत्पादन के साधन कौन है, मानव। मानव क्या है, उत्पादन का साधन है। मान लीजिए ये फैक्ट्री है, फर्म, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या चीज़ है। ये क्या है, एक फर्म है। ठीक है, ये व्यक्ति है, इसे कहेंगे उत्पादन का साधन, साधन, उत्पादन का साधन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है एक व्यक्ति, ये है उत्पादन का साधन है, और ये फर्म है और ये प्रक्रिया है। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया। तो क्या कह रहा है, इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन और उत्पादन के साधनों के बीच इसका वितरण। उत्पादन प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, आय का सृजन करेंगे, यानी आय बनाएंगे, यानी कमाई होगी। ठीक है, उसके बाद उत्पादन का साधन कौन है, यानी मानव है उत्पादन का साधन, क्योंकि यहाँ पर जब मानव फर्म में काम करेगा तभी तो इसको पैसा, मतलब उत्पादन कर पाएगी फर्म, कि नहीं कर पाएगी ना। यानी जब तक ये मानव फर्म में काम नहीं करेगा तो उत्पादन संभव नहीं है। इसीलिए ये आदमी जो है यहाँ पर काम करेगा और फर्म में जो है उत्पादन होगा। तो उत्पादन का साधन कौन हुआ, मनुष्य हुआ, लोग हुए जो काम करेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन होता है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उससे आय का सृजन होता है, यानी आय मिलती है। उसके बाद उत्पादन के साधनों के बीच उस आय का क्या हो जाता है, उत्पादन का साधन कौन है, मनुष्य, मनुष्य के बीच उनका वितरण होता है। अब वो क्यों होता है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन होगा, उत्पादन के साधनों के बीच इसका वितरण, और अंततः फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में। अब देखिए यहाँ पर अंततः उसके बाद क्या होगा, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर, यानी अब फर्म क्या कर रही है। अब देखिए मेन चीज आई यहाँ पर, बहुत मेन चीज है, ध्यान से देखिए कि अब देखिए सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया थी एक, उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन हुआ, यानी लोगों ने क्या करा, अपना योगदान दिया उत्पादन में, उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु के उत्पादन के लिए जो है लगे लोग, काम किया, और काम करने के बाद जो है उन्हें आय मिली। तो वो कौन व्यक्ति थे, लोग थे। ठीक है, और लोग क्या कहलाएंगे, अब उत्पादन का साधन कहलाएंगे।
यानी क्योंकि उन्हें काम किया है, उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो उत्पादन का साधन कहलाएंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इतना काम हो गया। सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन किया और यहाँ पर उसके बाद जो आय मिली है इन लोगों में बांट दी है। क्यों? उत्पादन के साधनों के बीच आय का वितरण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन के साधनों के बीच इसका वितरण कर देते हैं। उसके बाद फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अब क्या करेगी, ये आदमी यहाँ पर काम करेगा, ये फर्म क्या करेगी, वस्तु बनाएगी, वस्तु और सेवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जो फर्म है, ये जो चीज़ है क्या है, वस्तु और सेवाएं बनाएगी। फर्म क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी, ठीक है भाई, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी और पर व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ इसके प्रवाह चक्र से है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फर्म ने वस्तुओं का उत्पादन किया, फर्म ने वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद व्यय के रूप में, अब क्या है, व्यय के रूप में परिवार में, देखिए व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ। अब देखिए ये जो परिवार, ये लोग हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर एक उत्पादन प्रक्रिया थी, उत्पादन प्रक्रिया में अब यहाँ पर आय का सृजन कर लिया गया, आय कमाई, और आय का साधन कौन था, मनुष्य आय का साधन था। मनुष्य ने फैक्ट्री में काम किया, उत्पादन प्रक्रिया कहाँ होगी, फैक्ट्री में, फर्म में, और फर्म में काम किया, मनुष्य ने उत्पादन का साधन बना, उसके बदले में फर्म ने क्या किया, पैसा दिया, पैसा, ठीक है, फर्म ने दिया पैसा इस उत्पादन के साधन को, उसके बदले में इसने बना ली वस्तु सेवाएं बना ली, फिर ये वस्तु और सेवाएं बना लेता है। अब इसके पास क्या है, पैसा है, मनुष्य के पास पैसा है ना, क्योंकि इसने कमाया है। तो अब ये मनुष्य क्या करेगा, इन वस्तुओं को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो आय का प्रवाह कहाँ हो गया, अब देखिए इस मनुष्य से, साधन से, अब ये फर्म की तरफ प्रवाह हो गया। तो अब मैं यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, परिवार, यहाँ पर आता है एक परिवार और फर्म। तो आय का प्रवाह दो तरीके से होता है, और भी होता है, आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम मेन दो तरीके ले लेते हैं। आय का प्रवाह जो होगा किसमें होगा, परिवार और फर्म के बीच होगा। अब परिवार से कोई व्यक्ति जाएगा फर्म में काम करने, फर्म में काम करेगा, उत्पादन प्रक्रिया फर्म में चल रही है, आय का सृजन करेगा यानी पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के बाद वो क्या करेगा, अपने घर पर आएगा। अब ये क्या है, उत्पादन का साधन है, व्यक्ति है, ये उत्पादन का ये साधन है, ठीक, ये व्यक्ति है। अब ये घर पर आया, इसके पास पैसा आ गया, आय आ गई। अब ये फर्म क्या कर लेगी, वस्तुओं और सेवाओं बनाएगी, वस्तुएं बनाएगी, क्यों, वस्तु उत्पादन करेगी और सेवाएं भी उत्पादित करेगी, सेवाएं, वस्तु और सेवाएं बनाएगी। अब इस व्यक्ति को क्या करेगा, ये व्यक्ति जाएगा और वस्तुएं और सेवाएं फर्म से खरीदेगा। जब फर्म से खरीदेगा तो अब देखिए आय का पहले कहाँ हुआ था प्रवाह, आय का प्रवाह फर्म से परिवार की ओर हुआ, उसके बाद अब प्रवाह जो है यहाँ परिवार से फर्म की ओर हो रहा है। तो इससे ही कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। यानी जब उत्पादन प्रक्रिया में आय का प्रवाह देखिए, यानी उत्पादन के साधनों के बीच किया जाता है, यानी उत्पादन प्रक्रिया यहाँ चल रही है, उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों के बीच आय का प्रवाह होता है। उसके बाद परिवार क्षेत्र से फिर जो है यहाँ उत्पादन का साधन है ये परिवार क्षेत्र से उसके बाद फर्म की ओर प्रवाह होता है वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये आपको पूरा चक्र समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आय का परिवाह यानी आय का प्रवाह होता है, फर्म में कैसे आय आती है। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति है परिवार का, वो फर्म में काम करेगा, उसको आय मिलेगी, सीधी सी बात है। उसके बाद फर्म उसको भुगतान करेगी, अब वो फर्म उसके बाद भुगतान करने के बाद वस्तु और सेवाएं बना लेगी, सेवाओं को खरीदने के लिए जो है पैसा लोग खर्च करेंगे यहाँ पर, तो फिर से पैसा जो है फर्म के पास पहुँच गया। तो बस यही है आय का चक्रीय प्रवाह। तो दोस्तों बताइए समझ आया? अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। अब भैया आय का चक्रीय जो प्रवाह होता है वो कितने चरणों में हो सकता है? तो यहाँ मेन जो है 3 चरण होते हैं। उत्पादन का चरण होता है यानी उत्पादन चरण, दूसरा होता है व्यय चरण, तीसरा होता है आय चरण। तो उत्पादन चरण, व्यय चरण और आय चरण 3 चरण होते हैं।
यहाँ देखिए अब हम उत्पादन चरण में समझ गए होंगे, आप नाम से ही समझ गए होंगे उत्पादन चरण क्या होता है। इस चरण में जो है फर्म क्या करती है, साधन सेवाओं की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। यहाँ पर फर्म क्या करती है, साधन सेवाओं की सहायता से, यानी जो मैंने मनुष्य बताया था ना, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बताया, एग्जाम्पल दिया कि ये जो मनुष्य है इसकी सहायता से फर्म वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी, तो वो उसका उत्पादन चरण कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं व्यय चरण क्या होता है। व्यय चरण में देखिए यहाँ पर व्यय चरण क्या हुआ कि अब क्या करेगी, व्यय करेगी। यानी व्यय चरण में क्या होता है, तो कि साधनों द्वारा जो प्राप्त आय है, यानी जो है आय वस्तु और सेवाओं पर वो व्यय करेगा। यहाँ पर देखिए अब ये परिवार था, इसने कमा लिया पैसा, और वस्तु और सेवाओं को जब ये खरीदने के लिए व्यय करेगा ना, यानी जब दुकान पर जाएगा वस्तु और सेवाओं खरीदेगा तो उससे क्या होगा, व्यय होगा, तो उसको व्यय करना कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, व्यय का चरण हो जाएगा, व्यय चरण हो जाएगा। उसके बाद आय का चरण। आय का चरण क्या होता है, जैसे कि इस व्यक्ति गया फर्म में काम किया, इसको मिला किराया, मिला मजदूरी, मिली वेतन, मिला है आय, मिली है, ये सारी चीजें मिली हैं, तो ये क्या है, उसका आय हुई है, आय का सृजन हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आय का सृजन हो जाएगा, आय का चरण आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों बता दिए, उत्पादन चरण जिसमें उत्पादन होता है, व्यय चरण जिसमें जो है परिवार व्यय करता है वस्तु एवं सेवाओं खरीदने के लिए, उसके बाद आय चरण जिसमें वस्तु मतलब एक व्यक्ति जो है परिवार का काम करता है फर्म में और पैसे कमाता है, तो वो आय का चरण हो गया। चल अब देखते हैं, चलिए यहाँ पर 1.3 दोस्तों 1.3 देखते हैं। 1.3 में क्या है, 1.3 में देखिए स्टॉक व प्रवाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 1 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये आता है कि स्टॉक बताइए, स्टॉक और प्रवाह में जो है अंतर बताइए, या फिर आ जाता है कि स्टॉक और प्रवाह में जो है यहाँ पर एक उदाहरण दे देगा कि किसका उदाहरण है, स्टॉक का उदाहरण है, प्रवाह का। तो चलिए ये समझ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। 1.3 है स्टॉक व प्रवाह, स्टॉक व प्रवाह यानी स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब समझते हैं स्टॉक क्या होता है। आप देखिए स्टॉक से आप जानते ही होंगे स्टॉक क्या होता है। आप तो कहेंगे स्टॉक क्या होता है, एक कमरे में भरा हुआ जो भी सामान है वो स्टॉक होता है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा है, इसको समझते हैं। तो हमें क्या है, हमें बुक के अनुसार चलना है, और जो है जितना हम सटीक आंसर लिखेंगे उतने चांसेस होते हैं कि हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें बुक्स को लेकर चलना है और जो है करेक्ट आंसर लिखना है, कोशिश करनी है पूरा सही जाए, लेकिन उसके साथ समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। अब ये क्या बात हो गई, भाई, क्या होता है स्टॉक चर? स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से होता है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। इससे क्या मतलब हो, चलिए समझते हैं इसको क्या मतलब होगा। देखिए स्टॉक चर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाए, यानी एक निश्चित जो है समय बिंदु पर मापा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित समय बिंदु होता है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या क्या होता है। अब मान लीजिए ये क्या है, एक टैंक है टैंक है ये। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेरे पास एक बाल्टी है या पाइप है कोई भी, यहाँ पर पाइप मैंने लगा दिया है, यहाँ से मैंने पानी डालना शुरू करा। अब ये भर गया, इतना भर गया, ठीक, ये मैंने भर लिया। अब एक निश्चित समय बिंदु पर अब ये टैंक खाली, इसका पानी मैंने निकाला ही नहीं, यहाँ पर कोई पाइप ही नहीं है, ठीक है, इसको मैंने निकाला ही नहीं, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये पूरा पानी है। तो मैं क्या करूँगा, एक समय बिंदु पर, यानी अगर मैं आज मैं 1 साल बाद इसे नाप रहा हूँ तो इतना रहेगा, मतलब अगर मैं 2 महीने बाद देखूंगा तो इतना रहेगा। जो यहाँ पर मेरे पास कुल मात्रा है एक निश्चित समय बिंदु पर, जैसे कि मैं अभी नाप रहा हूँ कि कितना पानी है इधर, तो ये निश्चित समय बिंदु पर जितना पानी इस टैंक के अंदर है, जितना इस टैंक के अंदर है, वो क्या है, आपका स्टॉक है, वो है आपका स्टॉक। क्या है, स्टॉक, यानी जितना आपका जो पानी इस टैंक के अंदर रुका हुआ है, आप उसे निश्चित समय बिंदु पर कभी भी माप सकते हैं ना।
तो ये आपका स्टॉक कहलाता है। तो यही ये बात कहना चाह रहा है कि स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। तो ये चीज़ थी। अब देखिए प्रवाह क्या होता है, प्रवाह भी इसमें समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया। अब पाइप लगा दिया तो क्या होगा, पानी यहाँ से निकल कर जाएगा, पानी यहाँ से निकल कर जाने लगेगा। अब देखिए मैं इसमें जो टैंक में भरा हुआ है इसको तो माप सकता हूँ, अगर इसको बंद कर दिया तो मैं इसको माप सकता हूँ एक निश्चित समय बिंदु पर, लेकिन ये बहता हुआ पानी क्या आप नाप सकते हैं, नहीं माप सकते ना। इस बहते हुए पानी को नहीं माप सकते, इसीलिए ये क्या कहलाता है, इसे प्रवाह चर कहते हैं, प्रवाह चर। ठीक है, यानी ऐसा प्रवाह जिसे एक समय बिंदु पर नहीं मापा जा सकता, निश्चित समय बिंदु पर नहीं मापा जाता, तो उसे कहते हैं प्रवाह चर। आगे देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा क्या है। प्रवाह क्या होता है, देखिए समझिए। प्रवाह चर यानी प्रवाह वह चर होता है जिसे एक समय अवधि में मापा जाता है। ठीक है, प्रवाह चर क्या होता है, जिसमें एक समय अवधि में मापा जा सकता है। कि यहाँ पर यही है कि मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, एक समय बिंदु पर माप सकते हैं, इसके अंदर जो पानी है उसे माप सकते हैं, लेकिन इसमें समय अवधि में माप सकते हैं कितना है, एक अवधि होती है समय की, उसके बाद माप सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि जो स्टॉक होता है वो एक समय बिंदु पर मापा जाता है, और दूसरा जो प्रवाह होता है उसे हम एक समय अवधि में मापते हैं। ठीक है, एक समय अवधि बीत जाती है, उसके आधार पर हम उसे माप सकते हैं। तो ये था हमारा जो है स्टॉक और प्रवाह, इसका परिचय। अब देखते हैं इसमें कुछ अंतर और इसको अच्छे से समझते हैं। स्टॉक व प्रवाह में अंतर क्या होता है, सबसे पहले स्टॉक देख लें, फिर देखिए यहाँ प्रवाह है। तो देखिए यहाँ पर निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, यानी स्टॉक को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। जैसे कि मैंने आपको टैंक में दिखाया, टैंक में जितना पानी भरा है उसे निश्चित समय बिंदु पर मापा जाएगा, और जो बह रहा है पानी उसे हम जो है एक समय अवधि में मापेंगे। तो प्रवाह को निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम आगे। दूसरा पॉइंट है समय काल नहीं होता। इसमें देखिए कोई समय काल नहीं होता है कि हम कितने समय बाद नापें। यहाँ पर तो यहाँ एक बिंदु होता है, यानी समय बिंदु होता है जिस पर हम माप सकते हैं। यहाँ कोई काल नहीं होता, यानी समय की बात नहीं करता। यह यहाँ पर जो है समय काल होता है, यानी प्रवाह में क्या होता है, ये समय पर आधारित होता है और ये समय पर आधारित नहीं होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए सिंपल करके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए जो है बहुत मेहनत करके आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, समय काल नहीं होता है और समय काल होता है। उसके बाद राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे कि ये देखा उदाहरण है, राष्ट्रीय संपत्ति आपने देखी है। राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, आपके पास एक स्टॉक है, यानी आपके पास स्टॉक है, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है ये बदलती रहती है। तो ये समय अवधि में मापा जा सकता है, यानी एक समय हो गया अवधि, एक समय की जो अवधि होती है उसके हिसाब से माप सकते हैं राष्ट्रीय आय, देश की आय कैसे बढ़ती है, कब मतलब घट रही है, कम हो रही है, तो वो एक समय अवधि में ही मापी जा सकती है, एक समय बिंदु पर नहीं मापी जा सकती। तो राष्ट्रीय संपत्ति को माप सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है और वो स्थिर है। जैसे कि ये पानी था, जैसे कि ये पानी है, तो यहाँ पर क्या था, राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ती घटती रहती है, इसलिए उसको प्रवाह चर है और उसे एक समय बिंदु पर नहीं मापा जा सकता, उसे मापा जा सकता है समय अवधि में। लेकिन यहाँ पर जो पानी भरा है इसे हम माप सकते हैं समय बिंदु पर, और ये स्टॉक चर कहलाता है। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और देखते हैं 1.4। 1.4 क्या है, चक्रीय प्रवाह के प्रकार, यानी जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसके प्रकार क्या होते हैं। चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है, चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रवाह, दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थोड़ी थोड़ी क्या है ये, कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है। देखिए इसको पढ़ते हैं। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर प्रवाह, और बदले में सेवाओं एवं वस्तुओं का परिवार से नहीं बल्कि फर्म से परिवार की ओर प्रवाह से है। तो ये क्या हुआ, वास्तविक प्रवाह क्या होता है दोस्तों। वास्तविक प्रवाह में यहाँ पर देखिए, वास्तविक प्रवाह का अभिप्राय है साधन सेवाओं का।
अब मैं आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाता हूँ वास्तविक प्रवाह क्या होता है। वास्तविक प्रवाह का जो है अभिप्राय साधन सेवाओं का, वास्तविक प्रवाह का अभिप्राय साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर प्रवाह। परिवार मान लीजिए ये आपका परिवार, ये परिवार है, परिवार से फर्म और ये फर्म है, ठीक। तो परिवार से फर्म की ओर साधन सेवाओं का, यहाँ देखिए साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर। यहाँ पर साधन सेवाएं, यहाँ पर मनुष्य मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लोग हैं और ये क्या करेंगे, लोग यहाँ फर्म में काम करेंगे, अपनी साधन सेवाएं देंगे। तो साधन सेवाओं का प्रवाह जो होगा परिवार से फर्म की ओर होता है। उसके बदले में क्या होता है, परिवार, यहाँ पर देखिए परिवार से फर्म की ओर, और यहाँ पर बदले में वस्तुएं सेवाओं का परिवार से नहीं बल्कि जो है फर्म से परिवार की ओर होता है प्रवाह। देखिए ये परिवार है, ये फर्म है। तो परिवार क्या करेगा, परिवार में लोग होंगे, लोग काम करेंगे फर्म में पैसा अर्जित करने के लिए, यानी ये क्या है, एक तरीके से ये साधन सेवाएं हैं। तो आपको अब समझना होगा साधन सेवाएं क्या होती हैं। साधन सेवाएं देखते हैं, ये देखिए साधन सेवाओं को समझते हैं पहले। साधन सेवाएं क्या होती हैं। साधन सेवाएं वह सेवाएं होती हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में सहायता करती हैं, यानी साधन का काम करती हैं। कोई वस्तु बनानी है, वो साधन देती हैं उस वस्तु को बनाने के लिए, तो उन्हें साधन सेवाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर ये परिवार में लोग रहते हैं और लोग क्या करेंगे, अपनी सेवा देंगे, वो साधन के रूप में प्रयुक्त होंगे फर्म के अंदर वस्तु और सेवाओं के निर्माण के लिए। तो साधन सेवाएं ये क्या है, फर्म में देंगे और फर्म क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। देखिए यहाँ पर साधन सेवाओं का प्रवाह फर्म की ओर होगा और फर्म से वस्तुओं और सेवाओं। तो वस्तुओं और सेवाएं जो हैं, इन चीज़ों का प्रवाह फर्म से परिवार की ओर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो परिवार से होता है, परिवार से यहाँ पर साधन सेवाएं, परिवार के पास क्या है, साधन सेवाएं हैं। तो परिवार अपनी साधन सेवाएं देगा फर्म को और फर्म उसके बदले में देगी वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करेगी और ये वस्तु और सेवाएं देगी परिवार को। तो ये है यहाँ पर जो है वास्तविक प्रवाह कहलाता है। वास्तविक प्रवाह में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है साधन सेवाएं परिवार से फर्म की ओर प्रवाह होता है। उसके बाद वस्तु और सेवाओं का प्रभाव फर्म से परिवार की ओर होता है, इसे कहते हैं हम वास्तविक प्रवाह। और आगे देखते हैं मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। मौद्रिक प्रवाह से आप समझ रहे होंगे कि मौद्रिक मतलब मुद्रा से है, मौद्रिक का मतलब है मुद्रा से। तो इसी तरह ये भी होता है, मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय फर्म द्वारा परिवार को उनकी साधन सेवाओं के लिए भुगतान के प्रवाह से है और बदले में परिवार से फर्म की ओर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए भोग व्यय के प्रवाह से है। मतलब कहना चाह रहा है कि यहाँ पर देखिए बस ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, जब ये परिवार अपनी सेवाएं फर्म को देगा यानी साधन सेवाएं देगा, तो फर्म क्या करेगी, पैसा कर देगी, इसको भुगतान करेगी, भुगतान। तो इसमें वास्तविक मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, फर्म से यानी साधन सेवाओं के बदले में फर्म जो है परिवार को भुगतान करती है। तो यहाँ पर मौद्रिक प्रभाव परिवार की ओर होता है। उसके बदले में फिर बाद में क्या होता है, जब ये वस्तुओं और सेवाएं बना लेती है तो ये परिवार को देती है वस्तुओं और सेवाएं, और उसके बदले में फिर ये परिवार क्या करता है, यहाँ पर वस्तु सेवाओं को खरीदने के लिए धन खर्च करता है जो इसने कमाया था, भुगतान जो लिया था फर्म से, वो दोबारा से फर्म में वस्तु और सेवाओं के रूप में जो है यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर मुद्रा का प्रभाव है, ठीक है। तो यानी पहले मुद्रा का प्रवाह फर्म से होता है परिवार की ओर, फिर मुद्रा का प्रवाह होता है परिवार से फर्म की ओर साधन सेवाओं के रूप में। यहाँ पर वस्तु और सेवाएं खरीदेगा तो फर्म की ओर दोबारा से पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे इस चैप्टर का जो है आगे का टॉपिक अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो को
जो है लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो क्योंकि आप हम इस चैनल पर जो है आपको पूरा कोर्स कराने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।